हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास सेवन्थ की साइंस का जो 14 चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ने क्लास 6 में भी इसे जो है डिस्कस किया था। तो जो विद्युत धारा का प्रवाह था, इसको हम लोग ने क्लास 6 में खेल के द्वारा इसको हमने करने की कोशिश भी की थी। ठीक है, वहाँ पे एक परिपथ बनाया था, परिपथ के से जो है हमने एक बल्ब जो है उसमें कई सारी चीज़ें अरेंज की थी और फिर एक बल्ब को हमने दीप्त किया था। ठीक है, यहाँ पे मेनली बल्ब को जलाना था। ठीक है, वह उसी में ही ये जो चैप्टर 14 है क्लास 7th की साइंस का, इसमें मेनली हमें क्या करना है, सेम मेथड वही रहेगा, क्लास 6 में जो हम लोग ने पढ़ा था वही रहेगा। बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें आगे और बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं वो है यहाँ पे परिपथ कैसे बनता है। ठीक है, मेनली जो उसका परिपथ है उसका अरेंजमेंट ही हमें यहाँ पे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, किस तरीके के प्रतीक यूज़ होते हैं, यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बूझो और पहेली ने क्लास 6 में मतलब कि परिपथ बनाया था और उसको काफ़ी इंजॉय किया था, काफ़ी मनोरंजन किया था, उसमें अपने मित्रों परिवार वालों को भी ज्वाइन किया था। उसके साथ जब इनको काफ़ी मज़ा आया तो उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने जो दूसरे शहर में रह रहे हैं उनके चचेरे भाई हैं उनको भी इस खेल को खेलने का सुझाव देने का जो है सोचा उन लोगों ने। उसके बाद पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें ये दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाता है। एक चित्र बना करके उसने ये बताया कि ये सारे जो है एक परिपथ बनाने में जिन जिन चीज़ों का यूज़ हो रहा है उनको अरेंज कैसे किया जाता है, इसको उसके बना करके भी दिखाया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे है इसी तरीके का, यहाँ पे जो पूरा परिपथ दिखाया गया है कि एक सेल लिया गया है, उससे जो है एक तार को जोड़ रखा है। ठीक है, एक जो है कार्डबोर्ड लिया गया है, उसमें दो पिन के बीच में सेफ्टी पिन लगाई है, फिर उससे जो है वायर जोड़ा है, ये वायर बल्ब से है। तो इस तरीके से दूसरा वाला वायर जो है वो धातु की एक जो की है उससे जुड़ा हुआ और कीलो से जुड़ा हुआ। तो ये पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे दिया गया है कि क्या आप इस परिपथ को आसानी से बना सकते हैं, अगर आप इसको जो है मतलब कि आसानी से बना सकते हैं, ये भी यहाँ पे पूछ रहे हैं। और दूसरा क्या और अच्छी तरीके से और इसमें कोई इजी मेथड है जिसमें इस परिपथ को जो है हम अरेंज कर सकें, मतलब इसे समझ सकें। तो उसे समझने के लिए हम इसका यूज़ प्रतीकों के द्वारा कर सकते हैं। जैसे क्या है कि हमारे सामने अगर कोई परिपथ है, ठीक है, हमें अगर किसी और के सामने उस चीज़ को प्रेजेंट करना है तो उसे प्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए हमारे पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम उन्हें दिखाना चाहें कि इस तरीके से हम बल्ब को दीप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए जो एक ईजी मेथड है वो कौन सा है कि हम इसके सिम्बल्स जो है उनका यूज़ करके एक आरेख बना करके उनको दिखा दें। ठीक है, फिर उनके बाद जब वो चीज़ें होंगी तो वो अपना जो है इसको अरेंज करके वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो इनके प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें मेनली यही बात की गई जिसे हम जो हमारा जो प्रतीक का जो मतलब डायग्राम है नीचे दिया गया है उसी पिक्चर्स के थ्रू ही ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है विद्युत अवयवों के प्रतीक, इनको हम नीचे जो पिक्चर है पिक्चर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सारा जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया वो सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक कौन कौन से, किसके लिए कौन कौन से प्रतीक सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे है विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है इसमें यहाँ पे पूरा ये सेल दिया गया है जो जनरली हम लोग दैनिक जीवन में यूज़ ही करते रहते हैं। इसमें दो टर्मिनल दिखाए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो नीचे वाला जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है, ऊपर वाला जिसमें टोपी लगी रहती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसको जब प्रतीक के रूप में दिखाया गया है तो प्रतीक के रूप में ये जो लंबी वाली लाइन होती है, लंबी और पतली लाइन जो है ये हमारा जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो छोटी और मोटी जो होती है ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये हो गया, ये सेल का प्रतीक हो गया। नेक्स्ट दिखाया गया है विद्युत बल्ब का। विद्युत बल्ब का जो प्रतीक है कि उसको जो है इस तरीके से उसको पूरा अरेंज किया जाता है परिपथ में। ठीक है, ऐसे बनता है विद्युत बल्ब का। फिर स्विच का देखते हैं। स्विच की जो ऑन की स्थिति होती है, स्विच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड में लगी हुई दो पिन होंगी, उसमें एक सेफ्टी पिन को फंसा दिया जाएगा। ठीक है, जब ये सेफ्टी पिन दोनों ही पिनों से अरेंज रहेगी, मतलब जुड़ी हुई रहेगी, और उसके साइड साइड में वायर भी लगे हुए हैं, तो ये जो कंडीशन होगी वो स्विच की ऑन की स्थिति होगी, और जिसे हम प्रतीक के रूप में ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, स्विच की जो ऑफ की स्थिति है इसमें मेनली क्या करना है, सेफ्टी पिन दूसरी वाली पिन से हटी हुई होगी जिससे परिपथ जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, और जो है धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो यहाँ पे वायर वगैरह का अरेंजमेंट बिल्कुल वैसा ही है। ऑफ की स्थिति में जो प्रतीक दिखाया गया उसमें ये जो लाइन है वायर की इसको ऊपर उठा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी जो अभी हम लोग ने सेल को देखा था उसी सेल का जो अरेंजमेंट है, मतलब कहने का है कि जब एक सेल के साथ कई सारे सेलों को आपस में अगर जोड़ करके रखा जाए तो उनके वही पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव दूसरे सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है इस तरीके से उनको अगर अरेंज किया जाए तो वो हमारी बैटरी बन जाएगी, जिसको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इस तरीके से दिखाया गया है, दो सेलों की बैटरी। और यहाँ पे जो इसका प्रतीक होता है वो इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि डायग्राम जब हम इसका जो है इसका परिपथ पूरा बनाएंगे तो बैटरी का जो सिंबल यूज़ करेंगे वो ये होगा जिसमें ये पॉजिटिव
नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरीके से इसका जो है चिन्ह के द्वारा इसको जो है अरेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है संयोजी तार। तार को प्रतीक के रूप में, एक लाइन के रूप में दिखाते हैं जब सिंबल परिपथ में दिखाते हैं। अब यहाँ पे है टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी युक्तियों में तो कई ऐसी युक्तियां हैं जिनमें बैटरी का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत सेलों को सदैव, जैसे चित्र में दिखाया गया था उसके अनुसार, एक के बाद एक दूसरे को नहीं रखा जाता है। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसी युक्तियां दी गई हैं जिनमें जो सेलों का अरेंजमेंट जब किया जाता है, एक बैटरी बनाई जाती है, तो जिस तरीके से सेलों को रखा गया था ऊपर जो है बैटरी के लिए सेलों का अरेंजमेंट जैसे दिखाया गया था, ऐसे नहीं रखा जाता है सेलों को। ठीक है, यानी कि उनके जो टर्मिनल्स होते हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जब जोड़ा जाता है तो डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है, तो उनका जो अरेंजमेंट होता है ये अलग अलग युक्तियों में अलग अलग तरीके का होता है। इसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि किस तरीके से जो बैटरी हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे 2 सेलों की बैटरी दिखाई गई है और फिर यहाँ पे 4 सेलों की बैटरी दिखाई गई। तो यहाँ पे अगर जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर कुछ सेल जो हैं जो कि एक दूसरे से सटा कर, मतलब कि यहाँ पे उनको रखा जा रहा है, तब फिर सेलों की टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि जैसे कि चित्र में जैसे दिखाया गया था कि जो सेलों का अरेंजमेंट है कि टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को डायरेक्ट नहीं रखा जा रहा है, अगर ऐसे नहीं सटा करके रखा जा रहा है तो फिर सेलों के टर्मिनलों का अरेंजमेंट कैसे होगा। तो इसको देखने के लिए किसी भी युक्ति की कोई भी अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसकी बैटरी वाले जो खाना है उसको हम ध्यान से देखें तो प्रायः इसमें हमें एक मोटा तार मिलेगा अथवा या फिर धातु की पतली पट्टी होगी। ठीक है, या तो हमको मोटा तार मिलेगा या फिर धातु की पट्टी दिखाई देगी जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। ये दोनों ही का ही काम है कि या तो वायर के थ्रू धन को ऋण से जोड़ा जाएगा या फिर जो पतली जो धातु की पट्टी है उससे जोड़ा जाएगा। अब बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए कि बैटरी खानों में सेल को सही तरीके से अरेंज करें, उसके लिए सेलों पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ये लगा रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है कि कैसे जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पूरा ज्वाइंट है। ठीक है, ये 2-2 सेलों की पूरी एक बैटरी बनाई गई है। अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। अगर हमें सेलों को संयोजित करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे कि ऊपर चित्र दिखाया गया था, सॉरी ऊपर नहीं नीचे है, उसमें हमें क्या करना है, लकड़ी का एक गुटका लेना है। ठीक है, उसके बाद लोहे की 2 पत्तियां चाहिए और रबर की छल्लों का उपयोग करेंगे और फिर उससे हम सेल होल्डर, जिसमें हम सेलों को लगा करके बैटरी के रूप में उसको यूज़ करेंगे, उसे बना सकते हैं। ये आवश्यक है कि रबर का जो छल्ला हम लेंगे वो ऐसा, मतलब उसका साइज़ ऐसा होना चाहिए कि वो जो धातु की पत्तियां हैं उनको जकड़ सके। जैसे कि यहाँ पे लकड़ी का एक टुकड़ा लिया है जिसमें हमें सेलों को रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 सेल लिए गए हैं, दोनों के ही टर्मिनल को यहाँ पे अरेंज कर लिया गया, उनको आपस में एक बैटरी का शेप देने के लिए सेल होल्डर बनाना है। तो इसके लिए धातु की जो पत्तियां हैं उन्हें लिया गया है, इनको रबर की जो छल्ले हैं उससे इस तरीके से रखा गया है कि दोनों जो सेल हैं वो आपस में जुड़े रहें, इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। और फिर यहाँ पे वायर्स लगाए गए हैं। ठीक है, 2 या अधिक सेलों की बैटरियां अगर हमें बनाना है तो इसके लिए सेल होल्डर हम बाज़ार से भी ले सकते हैं और उसमें जो है उचित ढंग से हम उसमें सेलों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे नीचे बाज़ार से लाए हुए जो सेल होल्डर हैं उसका जो है चित्र दर्शाया गया है, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, इस चित्र में जो चित्र दिखाया गया है उसके अनुसार सेल होल्डर की धातु की जो 2 क्लिप हैं उनमें प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित अगर हम कर लें तो हमारी पूरी बैटरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो धातु की क्लिप हैं, यहाँ पे ये जो दी गई हैं, इनसे हम तार जोड़ लेते हैं। तार जोड़ करके उसके बाद जो भी हमारा जो भी परिपथ में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमें प्रदीप्त करना है या जिसमें हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ रही है उसके साथ उस वायर को जोड़ दें तो हमारा पूरा जो है बैटरी का सिस्टम पूरा परिपथ के रूप में तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो प्रतीक है, जिसे हमने सारणी में देखा था, किस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा अरेंज रहता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि जैसे यहाँ पे पहेली और बूझो ये जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टर, ट्रकों, इन्वर्टर में उपयोग होने वाली जो बैटरियाँ हैं वो भी सेलों से ही बनी रहती हैं। अगर वो सेलों से बनी रहती हैं तब भी उन्हें जो है बैटरी क्यों कहते हैं तब उन्हें, तो क्या आप इन प्रश्न का उत्तर, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर को पता लगा सकते हैं। तो आइए देखें, इनका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया और उसकी काट का चित्र भी दिखाया गया है कि जनरली जो हम लोग एक जो है सेल्स को जोड़ करके एक बैटरी बना रहे थे, इससे ये बहुत ही ज़्यादा डिफर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है इसकी जो ट्रक में जो बैटरीज यूज़ होती हैं उनका एक चित्र दिखाया गया है, उसकी काट का चित्र दिखाया गया है।
अब इस क्रियाकलाप में ये जो 14.1 है, इस क्रियाकलाप में जो चीज़ दिखाई गई है उसमें मेनली हम लोग ने जैसे क्लास 6 में हम लोग ने एक परिपथ बनाया था, उसके द्वारा जो है स्विच से ऑन ऑफ, स्विच के ऑन होने पर जब बल्ब जल रहा था उसके बाद ऑफ होने पर वो बुझ जा रहा था। तो इस तरीके का हमने परिपथ बनाया था। तो यहाँ पे ये देखिए दिखाया गया है कि किस तरीके से, और इसे हमने क्लास 6 में बनाने की कोशिश की थी कि एक जो है कार्डबोर्ड है, उसमें पिन लगी हुई है, उसमें सेफ्टी पिन है, उससे तार जुड़ा हुआ है जो कि बल्ब से जुड़ा हुआ है, और बल्ब का एक सिरा जो है वो सेल से जुड़ा है और सेल का दूसरा सिरा यहाँ पे जो पिन है उनसे जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से परिपथ पूरा कंप्लीट है, स्विच ऑन है तो बल्ब जो है वो जल रहा है। यही जो विद्युत परिपथ है उसकी अगर हम प्रतिलिपि बनाएं, यानी कि अगर हम उसका पूरा परिपथ जो है कॉपी पेन पे, अगर कॉपी से जो है पेन की सहायता से अगर बनाने की कोशिश करें तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो हमने जो प्रतीक हमने पढ़ रखे थे उन्हीं को हमें यहाँ पे देखना है। तो हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पे हमें जो यहाँ पे परिपथ था उसी को ही पूरा यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसके लिए क्या किया है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये जो सेल का ये पूरा सेल दिया गया है, ठीक है, और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, बल्ब से जुड़ा है, बल्ब के नेगेटिव से जुड़ा होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जो स्विच है उससे जुड़ा हुआ है। और स्विच किस स्थिति में है, ऑन की स्थिति में। हमने स्विच का भी स्ट्रक्चर देखा था, ऑन और ऑफ की स्थिति देखी थी। फिर ये स्विच का जो दूसरा सिरा है वो वायर के थ्रू किससे जुड़ा हुआ है, बल्ब से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया, इसका परिपथ तैयार हो गया, ठीक है, विद्युत का मतलब कि पूरा एक विद्युत परिपथ की उसके द्वारा जो है बल्ब जो है वो कैसे दीप्त होएगा। यहाँ पे ये दिया गया है कि जो प्रतीक हैं उनका उपयोग करके हम विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफ़ी आसान होता है। यानी कि जो अभी हम सिंबल्स दिए गए थे, रियलिटी में अगर हम वो सारी चीज़ें रखें तो वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है और काफ़ी जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लगता है उसका पूरा अरेंज करने में, बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें लगानी भी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा है कि प्रतीकों का यूज़ करके अगर हम परिपथ का पूरा आरेख खींचना चाहें तो ये बहुत ईजी भी होता है, इसे आसानी से हम समझ भी सकते हैं। तो इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथ को, परिपथ जो आरेख है उन्हीं के द्वारा ही इसको निरूपित करते हैं। अब जैसे यहाँ पे विद्युत परिपथ का एक आरेख दिखाया गया है, तो यहाँ पे एक और अन्य विद्युत परिपथ आरेख दिखाया गया है। उसमें हमें ये देखना है कि इसमें अंतर क्या है, कि ये जो परिपथ है दूसरा वाला, ऊपर वाला हमने एक परिपथ देखा था, ये अन्य परिपथ है, इसमें दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पे भी सेल दिया गया है, यहाँ पे भी स्विच दिया गया है, वायर दिए गए हैं और यहाँ पे भी बल्ब दिया गया है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, उसमें ये जो स्विच था उसका ये जो वायर, ये वाला जो हिस्सा था ये इससे सटा हुआ था, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ था। जब ये इससे जुड़ा हुआ था तो परिपथ क्या था, पूरा तैयार था। और स्विच ऑन की स्थिति में क्या होता है कि बल्ब जो होता है वो प्रदीप्त हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो स्विच ऑफ की जो स्थिति यहाँ पे दी गई है तो उसका मेनली यही दिखाया गया है कि परिपथ जो है वो इनकम्प्लीट है, परिपथ अधूरा है और इस वजह से जो बल्ब है वो दीप्त नहीं हो रहा है। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि दिखाया गया विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो हमने अभी देखा क्योंकि स्विच जो है वो ऑफ की कंडीशन में है, ठीक है, तो स्विच ऑफ है तो परिपथ अधूरा है, तो जिस वजह से जो है बल्ब जो है वो दीप्त नहीं होगा, ठीक है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तब जो है परिपथ बंद होता है और ऐसी स्थिति में जो बल्ब होता है वो दीप्त होता है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो बल्ब होता है उसमें एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। ये तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी परिपथ जब बंद की स्थिति में होता है तो विद्युत धारा जो है बल्ब से होकर के प्रवाहित होती है, तो ये जो तंतु होता है ये जो है ये दीप्त होने लगता है, इसमें प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज़ हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देने के लिए कुछ बातें कही गई हैं, जैसे ध्यान दीजिए कि कुंजी अथवा या फिर स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। इसकी कोई जो है कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है, कहीं पे भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से, बैटरी का जो धन टर्मिनल होता है उससे बैटरी के ऋण टर्मिनल की तरफ परिपथ पूरा होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो है विद्युत का जो प्रवाह है वो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। पूरे परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो हम ये कहते हैं कि परिपथ जो है वो बंद की स्थिति में है। इसके बाद है कि जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि खुला परिपथ किसे कहते हैं, जब वो ऑफ की स्थिति में होता है। बंद परिपथ तब होता है जब जो है जो स्विच जो है वो ऑन की स्थिति में होता है। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पे चेतावनी दी गई, चेतावनी में देखिए क्या है
विद्युत मेन से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी ना छुए। मतलब कि विद्युत मेन, जहाँ पे मेन जो है इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, वहाँ पे अगर कोई बल्ब जल रहा है तो उसे कभी ना छुए। ये अत्यधिक तप्त होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है तथा तो जो भी इसको छुएगा उसका हाथ भी जल सकता है। विद्युत मेंस, विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ ना करें। यानी कि ये जो विद्युत मेंस है, विद्युत जनित्र हैं, उनसे कभी भी छेड़छाड़ ना करें, उसे जो है छुए ना। ऐसे ही जो है, या फिर चप्पल मतलब कि बगैर चप्पल के उसको जो है टच करें, मतलब चप्पल पहने भी नहीं है उसको टच करें, तो इस तरीके की हरकतें ना करें। विद्युत मेंस, विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की तो मतलब उसे छेड़छाड़ ना करें। आपको विद्युत आघात लग सकता है, करंट लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग किया। यहाँ पे जितने भी क्रियाकलाप दिखाए गए उनमें सिर्फ विद्युत सेल का ही यूज़ बताया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? मतलब यहाँ पे कहा है कि तंतु टूटने पर भी क्या परिपथ पूरा हो रहा है और बल्ब जलेगा? तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब हमेशा गर्म होता है। तो क्या आप ये जानते हैं ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन का, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका तो आंसर हमको ऑलरेडी पहले ही मिल गया है कि तंतु अगर टूट गया तो जो है बल्ब फ्यूज़ कहलाएगा, और बल्ब फ्यूज़ की स्थिति में जो परिपथ है वो अधूरा हो जाएगा, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का जो है जो सिरा है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है वो वहीं पर ही टूट जाएगा। ठीक है, तो बल्ब जो है वो दीप्त नहीं होगा। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि क्या जो बल्ब जो गर्म हो रहा है उसका क्या रीज़न है। तो यहाँ पे है हेडिंग हमारी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसे क्रियाकलाप के आधार पर देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच अथवा संयोजक तार लेना है इस क्रियाकलाप के लिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक परिपथ बनाया गया है, उसके चित्र के आधार पर हमें एक विद्युत परिपथ बनाना है। ये जो क्रियाकलाप है वो केवल एक सेल का उपयोग करके ही किया जाना है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। अगर पहले तो हम स्विच को ऑफ की स्थिति में रखेंगे, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि क्या बल्ब दीप्त होता है? अगर हम ऑफ की स्थिति में रखेंगे तो बल्ब जलेगा? बल्ब को छू कर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति, मतलब कहने का है कि पहले हमें क्या करना है, स्विच ऑफ की स्थिति में है तो बल्ब को ये देखना है कि वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है, और फिर उसको छू करके देखें। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब स्विच ऑन की स्थिति में आ जाएगा तब हम ये देखेंगे कि बल्ब जो है वो जल रहा है। उसके बाद बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय बाद जब हम देखेंगे उसके दीप्त रहने के बाद, तब हम उसे अगर छू करके देखेंगे तो हमें वो गर्म महसूस होगा। तो इन दोनों में ही जब हम अंतर का अनुभव करेंगे कि स्विच को ऑफ की स्थिति में जब हमने लगाकर उसको जो है हमने छू कर जब देखा तो एकदम ठंडा था, उसमें कोई भी फर्क नहीं हुआ था, ना तो वो जला था। जब ऑन की स्थिति में रहा तो थोड़ी देर के लिए उसको दीप्त होने दिया गया। दीप्त होने के बाद थोड़ी देर बाद जब हमने इसको छू करके देखा तो वो जो है गर्म हो गया था, गर्म हमें जो है प्रतीत हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे क्रियाकलाप है, इसमें हमें एक और विद्युत परिपथ हमें बनाना है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम का तार का टुकड़ा लेना है। इसे 2 किलो के बीच हमें बांध देना है। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि आपको नाइक्रोम का जो तार है वो मतलब कि किसी भी मरम्मत करने वाली कोई दुकान है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सामान मिले, वहाँ पे हमें ये इजीली प्राप्त हो सकता है। और इसके अलावा या फिर इसकी जगह हम किसी जो विद्युत के लिए यूज़ होता है, विद्युत हीटर के लिए जो यूज़ होता है तार, उसका बेकार जो तापन अवयव है, यानी कि उसमें जिसकी वजह से जो है मतलब कि जो तापित होता है, जो उसमें वायर यूज़ होता है हीटर में, विद्युत हीटर में, तो उसका कोई भी टुकड़ा, कोई भी अवयव हम ले सकते हैं उस तार का। ठीक है, उसको उपयोग में ला सकते हैं और इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लगा करके परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकेंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है एक नाइक्रोम के तार के द्वारा भी, क्योंकि जो है एक नाइक्रोम का तार जो है वो जिस तरीके से गर्म जल्दी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह से, ठीक है, तो उसके द्वारा भी हम जो है विद्युत धारा की जो ऊष्मा का इसमें जो प्रभाव दिखाया गया है उसे भी हम चेक कर सकते हैं उसमें भी। तो परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए, कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। अब यहाँ पे हमें मेनली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं कि एक नाइक्रोम का तार लिया गया, उसे किस तरीके से अरेंज किया है। ये पूरा यहाँ पे स्विच दिया गया है, यहाँ पे सेल यूज़ किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक वायर दिखाया गया है। तो यहाँ पे नाइक्रोम का जो वायर लिया है, इसमें जब स्विच ऑफ की स्थिति में था तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह नहीं हो रहा होगा, तो ये जैसा है वैसे ही नॉर्मल ठंडी उसमें जो है सिचुएशन में रहेगा। फिर हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है, स्विच ऑन की कंडीशन में आ गया। जब स्विच ऑन हुआ तो विद्युत धारा जो है प्रवाहित होने लगी, विद्युत का प्रवाह होने लग गया, और वो जब इसमें से होने लगा तो हमने थोड़ी देर के लिए इसको जो है पकड़ करके देखा। थोड़ी देर बाद जब हम इसको पकड़े रहे तो हमें ये लगा कि ये थोड़ा हीट हो रहा है, ठीक है, उसमें हीटिंग
कूलिंग का जो है हमें मतलब कि आभास हुआ। उसके बाद फिर ये थोड़ी देर, जब ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकड़ना है ताकि मतलब हमारा हाथ वगैरह ना जल जाए। फिर उसके बाद हमें फिर से परिपथ को ओपन कर देना, मतलब कि परिपथ जो है वो इसमें स्विच जो है उसको ऑफ कर देना है। फिर हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि नाइक्रोम का तार वापस से अपनी पहली वाली स्थिति में आ गया, वापस से वो ठंडा हो गया है। यहाँ पे एक सावधानी दी गई, उसमें क्या करना है, स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें। ऐसा करने से सेल अति शीघ्र दुर्बल हो सकता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि स्विच ऑन रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें जो है मतलब कि पूरा परिपथ का यूज़ भी नहीं हो रहा है, स्विच ऑन है और वो भी ज़्यादा समय तक की ऑन है, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा समय तक अगर, क्योंकि उसका तो जो विद्युत का जो यूज़ हो रहा है वो तो पूरा यूज़ हो ही रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो सेल हम यूज़ कर रहे हैं वो सेल जो है वो शीघ्र ही दुर्बल हो जाएगा, उसकी जो पावर होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से हमेशा इसको ज़्यादा समय तक उसे ऑन नहीं रखना है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो तापीय प्रभाव जो था वो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जब विद्युत धारा किसी तार से प्रवाहित होती है तो वो जो तप्त हो जाता है, तो इसको ही तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत जो संयंत्र होता है उसका नाम बता सकते हैं कि जिसमें विद्युत धारा की तापीय प्रभाव का उपयोग होता है, ठीक है। ऐसे जो संयंत्र हैं उनकी सूची बनाई है, तो यहाँ पे हम एक दो बता सकते हैं, जैसे कि हीटर है, ठीक है, जितने भी हीटर होते हैं उनमें जो है विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव को हम लोग महसूस कर सकते हैं, और जो हमारे जो बल्ब होते हैं उनमें भी जो है हम इसका यूज़ कर सकते, मतलब कि इसको महसूस कर सकते हैं कि विद्युत धारा का इसमें प्रवाह हो रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो प्रेस हम लोग यूज़ करते हैं उसका, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है तापीय प्रभाव का। आपने हम लोग ने क्या किया है कि जो हमारे कमरे होते हैं उनको गर्म करने के लिए या खाना पकाने के लिए जो हम तापक का यूज़ करते हैं, हीटर वगैरह का यूज़ करते हैं, तो इसमें जो तारों की कुंडली होती है इसमें मेनली यही यूज़ किया जाता है कि तारों की एक कुंडली होती है, तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव, ठीक है, इसमें जो है एलिमेंट्स का मतलब विद्युत तापक जो अवयव हैं उनके रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं। आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्र जो है उनको विद्युत मेन से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में जब हम लाते हैं तो इन तारों के जो अवयव होते हैं वो रक्त तप्त होकर के ऊष्मा देने लगते हैं। जैसे कि हीटर जनरली हम सभी ने ही कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा, खाना पकाने के लिए हीटर का यूज़ किया जाता है, तो इसके तार किस तरीके से तप्त होकर के जब इसमें ऊष्मा का जो विद्युत धारा का जब इसमें प्रवाह होता है तो धीरे धीरे जब काफ़ी टाइम होता है तो ये जो है इसमें से जो है ये जो वायर हैं वो तप्त होकर के एक ऊष्मीय प्रभाव ऊष्मा के रूप में ये निकलने लगते हैं, मतलब इसमें से ऊष्मा निकलती है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का जो परिमाण है उस तार की पदार्थ की यानी धातु जिससे वह बना हुआ है उसकी लंबाई तथा उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। यानी कि ये जो इसमें जो ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा का जो प्रभाव है कि किस तरीके से ऊष्मा जो है कितनी मात्रा में निकलेगी, ये उस तार की, जिस तार से निकल रहा है वो उस तार की लंबाई और उसकी मोटाई पर यह निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की आवश्यकता के लिए हम अलग अलग प्रकार के पदार्थ, उनकी लंबाई और उनकी मोटाई के आधार पर हम उनका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है कि विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार जो होंगे वह संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। विद्युत परिपथ में जो हम वायर का यूज़ कर रहे होते हैं वो जो है सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं। अगर इसके विपरीत कुछ ऐसे विद्युत जो है साधित्र होते हैं जिनके अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि वो आसानी से दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पे जनरली ये कह रहे हैं कि जो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उसमें जो वायर्स यूज़ होते हैं वो जो है वो तप्त नहीं होते हैं, ठीक है, वो गर्म नहीं होते हैं ईजिली, ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि ईजिली जो है बहुत तेज़ी से गर्म हो जाते हैं, जैसे कि हीटर वगैरह के जो वायर होते हैं। और यहाँ पे जो विद्युत बल्ब दिया गया है, विद्युत बल्ब का भी कुछ इसी तरीके से विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का जो वायर होता है उसमें जो यूज़ किया जाता है तंतु, वो भी इसी तरीके से गर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है बूझो विद्युत इस्त्री का अवयव नहीं देख पाया कि विद्युत इस्त्री में क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो पहेली ने उसे बताया कि निमज्जन तापक यानी इमर्शन हीटर जो होता है, जिसे हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीज़र और विद्युत केतली या फिर हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्र जो संयंत्र होते हैं उनमें अवयव के रूप में आवरण होता है, ठीक है। क्या आपने किसी विद्युत साधित्र का अवयव देखा है? यानी कि यहाँ पे जो इस्त्री यानी प्रेस जो यूज़ कर रहे हैं उसमें मेनली उसको हम बोलते हैं इमर्शन हीटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें कवरिंग होती है, इसको कवर किया जाता है, कुछ धातुओं से इसको कवर किया जाता है। यहाँ पे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है किस तरीके से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है।
अब ये जो बल्ब है, बल्ब में जो तंतु है वो कैसे दीप्त हो रहा है, तो ये जो तंतु है वो इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर के प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। यानी कि इसके गर्म होने का भी रीज़न ये है कि इनकी जब बहुत ही ज़्यादा जो है इसका जो है ताप यानी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो है तप्त होकर के ये प्रदीप्त होने लगते हैं, रोशनी देने। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, इलेक्ट्रिसिटी हाई पावर की इसमें अगर किसी तार से प्रवाहित की जा रही है, तो वो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट भी जाए। परंतु क्या ये संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए, तो इसका परीक्षण हम इस क्रियाकलाप में करेंगे। ठीक है, इसमें मेनली हमें क्या करना है कि जिस विद्युत परिपथ का हमें उपयोग करना है अपने क्रियाकलाप में, ठीक है, उसे फिर से हमें वही विद्युत परिपथ बनाएंगे, परंतु इस बार सेल के स्थान पर हम 4 सेलों की बैटरी का, अभी तक हम सेल यूज़ कर रहे थे, अब हम बैटरी का उपयोग करेंगे। साथ ही नाइक्रोम के स्थान पर, नाइक्रोम का जो वायर है उसके स्थान पर हम इस्पात उल्ड यानी कि स्टील वूल जो है उसकी तार का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक पतली सी लड़ी लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो इस्पात उल्ड है उसके के जूने का उपयोग, मतलब कहने का है कि ये जो इस्पात ओल्ड बताया गया है, जैसे हम बर्तन मांजते हैं, बर्तन में जो काथे का यूज़ करते हैं ना, तो वो बिल्कुल उसी को ही हम इस्पात ओल्ड कहते हैं। उसी के ही जो रेशियो होते हैं उन्हीं का ही यहाँ पे हमें यूज़ करना है, जो हमें किराने की दुकान से मिल सकता है। अब ये जो काथे हैं, काथे का जो इस्पात ओल्ड है, इसका एक्सपेरिमेंट आगे हम करने से पहले यहाँ पे देख लें, जो हम लोग अपने घरों में एलईडी और जो रॉड वगैरह का यूज़ करते हैं उसका वो कैसे प्रकाश उत्पन्न कर रहा है उसे एक बार देख लेते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्ब जो होते हैं उनका प्रायः उपयोग होता है, ठीक है, जिनसे जो है बल्बों का यूज़ किया जाता है, जिससे जो है थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये ऊष्मा भी देता है। मतलब कहने का है कि वो जो है रोशनी भी दे रहा है और साथ साथ ही ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ ये है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा, यानी कि इसमें ये जो बल्ब होते हैं इनसे जो है ऊष्मा के रूप में भी विद्युत का खर्च हो रहा है, तो विद्युत का एक तरीके से व्यय ही होता है। ये है वांछनीय नहीं है, ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप्त नलिकाएं, जिसे हम फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट बोलते हैं, जो ट्यूब लाइट यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है, तथा जो सन्हत प्रतिदीप होते हैं, यानी कि जो CFL और जो हम लोग ट्यूबलाइट वगैरह का यूज़ करते हैं, ये बेहतर इनके अंदर जो प्रकाश स्रोत होता है वो बेहतर होता है। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED का भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, लाइट इमिटेड जो डायोड है इसका भी यूज़ किया जा रहा है, और इनका उपयोग बहुत ही ज़्यादा इस समय बढ़ भी गया है आजकल के दिनों में। निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तापदीप्त बल्बों, प्रदीप्त नलिकाओं तथा ये सन्हंत्र प्रदीप, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो ट्यूब लाइट हैं, CFL हैं, LED हैं, इनकी जो लैंप हैं तुलना में LED बल्ब बहुत कम उपयोग करते हैं, ठीक है, और इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष और इसलिए इसे प्राथमिकता दी जा रही है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो बल्ब का पहले यूज़ किया जाता था उसमें जो है उसमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती थी, जिसका ये कह सकते हैं कि जो विद्युत का जो यूज़ हो रहा है वो उसकी एक तरीके से क्षति हो रही थी, क्योंकि ऊष्मा का कोई यूज़ तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ प्रकाश की ज़रूरत थी, लेकिन ऊष्मा के रूप में जो विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही थी उसको कम करने के लिए अब प्रेजेंट टाइम में जो है ट्यूबलाइट आ गई है, और जो है CFLs आ गए हैं और LED आ गए हैं, जिनका जो है अब रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ होने लग गया है, और जिनमें जो LED है जिससे जो है पावर भी काफ़ी कम जो है वो लेती है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी कम वेस्ट होती है, तो इसको जो है ज़्यादा प्राथमिकता देने लगी है, ये जो LED का यूज़ किया जा रहा है। ऐसे विद्युत संधारित्र, ऐसे मतलब कि इंस्ट्रूमेंट या फिर गैजेट को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हों, ऐसे हों जिनमें से विद्युत का वेस्ट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट ना हो, उसी की ही सलाह दी जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है, जिसे मार्क कहते हैं, और जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देते हैं। जो स्टार्स दिए जाते हैं कि कितने जो है स्टार्स मिल रहे हैं, तो इस तरीके से मार्क दिया जाता है कि कौन कितना जो है अच्छा है। नोट यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रतिदीप्त नलिकाएं हैं, जैसे कि CFL है, ट्यूबलाइट वगैरह है, इनमें पारे का वाष्प होता है। इसमें यूज़ क्या क्या किया जाता है, इसमें पारे का वाष्प यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि विषैला होता है। अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाएं तथा CFL का निपटारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। मतलब कहने का है कि अगर कोई ट्यूबलाइट वगैरह जो है वो ईजिली अगर मतलब ख़राब हो गई है, ठीक है, तो उसको घर में ना रखे रहें, और उसको अगर हम कहीं जो है मतलब कि उसको निपटारा अगर करना चाह रहे हैं तो ईजिली उसको लेकर के जाएँ, ताकि वो टूटे ना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि है फ्यूज़ का स्ट्रक्चर। जो विद्युत संयंत्र होते हैं
उनमें उपयोग होता है ये फ्यूज़। अभी हम लोग ऊपर ये डिस्कस कर रहे थे कि जो है बर्तन मांजने के लिए जो जूने का यूज़ किया जाता है उसमें इस्पात ओल्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो ईजिली हमें किराने की शॉप्स पे ये जो है मिल सकता है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। विद्युत पंखा अगर चल रहा है तो उसका जो है स्विच ऑफ कर दें। कुछ समय के लिए परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। अब वहाँ पे जो परिपथ हमने बना रखा है इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। इस्पात ओल्ड के तार तथा या फिर उसमें लड़ी का ध्यान से प्रेक्षण कीजिए। या तो जो इस्पात ओल्ड है उसके तार का यूज़ करें या फिर जो लड़ी का यूज़ करें उसको हम ध्यान से उसका प्रेक्षण करें। और यहाँ पे नोट करना है कि जो ये तार है या फिर लड़ी है क्या वो पिघल करके टूट जा रही है। पंखा इसलिए बंद किया गया है ताकि पंखे की हवा से वो ठंडा ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे देखना है कि क्या वो गर्म हो करके वो जो इस्पात ओल्ड है या लड़ी है वो जो है वो पिघल करके टूट रही है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघल करके टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज़ बनाने में किया जाता है। मतलब यहाँ पे किया गया है कि विद्युत फ्यूज़ का क्यों यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे अभी बताएंगे। विद्युत फ्यूज़ जो है इसका यूज़ मेनली इसलिए किया जाता है कि अगर कभी भी मतलब कि घरों में या कहीं पे भी विद्युत का प्रवाह बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हो रहा है, ठीक है, तारों से, तो वो जो तारों में या घरों के इंस्ट्रूमेंट जो है वो बचे रहें, तो इसमें जो ये फ्यूज़ होता है विद्युत फ्यूज़, इसको मेंस लाइट से जला दिया मतलब कि इसको लगाया जाता है और ये अधिक प्रवाह होने पर, विद्युत के अधिक प्रवाह पर ये जो है पिघल जाता है, ठीक है। इसमें जो वायर यूज़ किया जाता है ये पिघल करके उसके जो है परिपथ को वहाँ पे तोड़ देता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितने भी भवन हैं उनमें प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज़ लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में प्रवाहित की जा सकने वाली जो विद्युत धारा है उसकी कोई अधिकतम सीमा होती है, ठीक है, जिसे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा से अगर मतलब ज़्यादा हो जाए तो फिर उससे अपने घर के इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए विद्युत फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे सावधानी दी गई है, कभी भी मुख्य परिपथ में संयोजित विद्युत फ्यूज़ की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेन लाइट है, ठीक है, मेन लाइट सोर्स में अगर विद्युत फ्यूज़ लगा हुआ है उसकी जांच पड़ताल खुद ही करने लग जाए तो ऐसा मत करें। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर के बेकार हो गए फ्यूज़ों की नए फ्यूज़ से तुलना आप कर सकते हैं। अगर आप वाकई में देखना चाह रहे हैं तो आप मेनली जो फ्यूज़ बेकार हो चुका है जो कि मेन से अलग कर दिया गया है उसे हम किसी दुकान पर जाकर के वहाँ पर नए फ्यूज़ से उसकी तुलना करके उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है जैसे विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना है। ये जो विद्युत जो है धारा जो बहुत अधिक जो प्रवाहित हो रही है वो रीज़न इसका ये है कि जो तार है वो आपस में उनका अगर सीधा संपर्क हो जा रहा है विद्युत परिपथ में तो जो है ऐसा रीज़न हो सकता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण होता है। तारों के ऊपर जो कवरिंग होती है अगर वो हट गई तो जो है, क्योंकि जो वायरिंग की जाती है उसमें एक तार तो जाता नहीं, इसमें कई सारे तार होते हैं, तो उनमें जो है अगर कवरिंग हट गई तो आपस में अगर साथ में आ गए तब जो है अत्यधिक विद्युत धारा का हो जाता है, जैसे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो जाती है। या फिर अगर कहीं टूट फूट गया, ठीक है, तो उससे हो सकता है। इससे लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना होता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित करने का रीज़न ये भी होता है कि अगर हम एक ही सॉकेट से कई सारे जो है इंस्ट्रूमेंट अगर उससे जोड़ दें तभी भी ये रीज़न होता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है और आपने समाचार पत्रों में अतिभारण तथा लघु पतन के कारण जो है लगने वाली जो आग है उनके बारे में आपने सुना होगा। शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है शॉर्ट सर्किट, कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, कहीं कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब कि इंस्ट्रूमेंट की तार वगैरह से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, ठीक है, उसकी शॉर्ट सर्किट से काफ़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो इसको अक्सर करके हम लोग पेपर में या कई जगह हम लोग इसको पढ़ते रहते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे है कि जैसे सीमा से अगर अधिक हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह तार में से तो तार जो है वो अति तप्त हो सकते हैं। अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किसी तार से अगर हो रहा है, किसी तार से होकर के अगर जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो तार जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं जिससे आग भी लग सकती है, ठीक है। तो आग लगने की भी दुर्घटना हम लोग ने डिस्कस की थी। यदि परिपथ में उचित फ्यूज़ लगा है तो ये पिघल जाएगा जिससे कि परिपथ टूट जाएगा। तो यही अभी हमने बताया था कि इसीलिए फ्यूज़ को अक्सर करके जो मेन लाइट होती है वहीं पर लगाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा अगर लाइट का प्रवाह हो रहा है तो ये जो है फ्यूज़ पिघल जाएगा और परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज़ सुरक्षा युक्ति है जो कि विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये एक सुरक्षा युक्ति के रूप में इसका यूज़ किया जाता है।
विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है। अलग अलग जो है प्रकार के फ्यूज़ जो है उनका यूज़ होता है। हमारे घरों में उपयोग होने वाले जो फ्यूज़ हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जो हमने ऊपर देखे थे। अब फ्यूज़ का व्यापक उपयोग जो संयंत्र हैं उनमें भी किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रेक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में भी सीखा। क्या जो विद्युत धारा के अन्य प्रभाव हैं उन यहाँ पे कहा गया है क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे फ्यूज़ दिखाए गए हैं, विद्युत फ्यूज़ या फ्यूज़ होल्डर। ठीक है, ये इस तरीके से जो घरों में यूज़ किए जाते हैं, जो फ्यूज़ में ये लगे रहते हैं, जिसमें जो तार यूज़ किया गया है वो ईजिली पिघल करके विद्युत परिपथ को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक जो हैं उनकी भी आश्चर्यचकित कर दिया था कि वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो आगे का थोड़ा सा डिस्कस हो गया। यहाँ पे मेनली हमें पहले फ्यूज़ के बारे में डिस्कशन करना है। अभी फ्यूज़ के बारे में हम लोग ने देख लिया, जो कि मेन विद्युत धारा से जो है जुड़ा रहता है और वो कैसे विद्युत परिपथ को, अगर विद्युत धारा बहुत अधिक मात्रा में प्रवाह हो रहा है उसका, तो जो है उसको ब्रेक कर देता है। अब आजकल जो यूज़ हो रहा है फ्यूज़ के स्थान पर आजकल लघु परिपथ विच्छेदक, ये जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं उनके द्वारा जो शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए MCB जो है उसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ता भी जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा की सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो संभवतः ही ऑफ हो जाते हैं। मतलब जैसे कि घर में किसी भी जगह पे अगर जो है MCB अगर लगी हुई है तो अगर कहीं पे भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत ही ये जो MCB है वो गिर जाती है, ऑफ हो जाती है। ठीक है, और पूरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर ये मेन से जुड़ी हुई है तो पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, ताकि जो है बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको किसी भी तरीके की कोई हानि ना हो। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ जो है वो पुनः, मतलब चेक करके फिर से ऑन कर दें तो फिर से जो है परिपथ जो है वो पुनः पूरा हो जाएगा। तो इसे डब्बे पर भी ICI चिन्ह अवश्य देखिए। जब आप MCB को जब आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें जो ICI चिन्ह दिया गया है, ISI चिन्ह, इसे ज़रूर देखें कि किस वेराइटी का ये है। ठीक है, सावधानी यहाँ पे ये दी गई है, सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूज़ जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का उपयोग ही करना चाहिए। फ्यूज़ के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ्यूज़ में कुछ स्पेशल टाइप के वायर का ही यूज़ किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम MCB का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम ISI जो चिन्ह है इसका ज़रूर हमें इसे देखें, क्योंकि जो है कोई भी अगर उसकी जगह हम कोई भी धातु की पट्टी या फिर कोई वायर अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये जो है ये हमारे लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसे क्रियाकलाप के द्वारा करके देखते हैं। तो क्रियाकलाप में ये दिखाया गया है, तो इस क्रियाकलाप में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, इसमें हमें क्या लेना है, उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी हमें लेनी है, यानी कि जिसमें तीली वगैरह ना हो, खाली माचिस की डिब्बी हो, उसको हमें लेना है। उसकी कार्डबोर्ड ट्रे लें। ठीक है, उसके बाद माचिस की डिब्बी की जो कार्डबोर्ड ट्रे है, ऊपरी जो कवर है उसको हमें ले लेना है, अंदर का जो पूरा एक ट्रे के शेप में जो होता है। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेट लें। फिर ट्रे के भीतर एक छोटी सी चुंबकीय सुई रखें। ठीक है, ट्रे के भीतर छोटी सी चुंबकीय सुई रखें। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को, जैसे जो है इसको चित्र में नीचे देखते हैं उसमें जैसे दर्शाया गया है, उस अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से हम इसको संयोजित कर लें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये कहा गया है, जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कर ले, क्योंकि बीच में चुंबकीय सुई रखी हुई है और विद्युत परिपथ पूरा तैयार कर दिया गया है तो उसमें जो है मूवमेंट होगा। अब वो जिधर भी जो है संकेत कर रही है वहाँ पे उसको हम नोट कर ले। चुंबकीय सुई के निकट एक क्षण चुंबक लगाइए। चुंबकीय सुई जो है उसके निकट एक क्षण चुंबक जो है उसको हम लगा दें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटा करके चुंबकीय सुई को ध्यान से देखिए। मतलब कहने का है कि पहले चुंबकीय सुई ऐसे ही रखी, उसके बाद जब उसमें जो है जो भी विस्थापन हो रहा था उसको हमने नोट कर लिया, फिर हमने वहाँ पे चुंबकीय एक छड़ रख दी, उसके बाद जो विस्थापन हुआ उसको भी हमने नोट किया। अब हमने चुंबकीय सुई जो है उसके चुंबक को हटा दिया, उसके बाद हमने स्विच को, परिपथ का जो स्विच है उसको ऑन कर दिया। ऑन की स्थिति पर जब हमने रखा तब उस जो चुंबकीय सुई है उसमें क्या डिफरेंस आया, उसमें क्या विस्थापन हो रहा, उसे हमें यहाँ पे देखना है कि स्विच के ऑन होने पर क्या उसमें डिफरेंस आया। यहाँ पे जो परिपथ दिखाया गया है इसे एक बार देख लीजिए कि कैसे जो है उसका कार्डबोर्ड यूज़ किया गया था माचिस की डिब्बी का, उसमें चुंबकीय सुई और फिर उसके बाद वायर का जो लपेटा गया है यहाँ पे सेल से जोड़ दिया गया है। परिपथ अभी यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, यानी कि स्विच यहाँ पे जो है ऑफ की कंडीशन में और यहाँ पे बल्ब भी जोड़ दिया गया है। तो आगे देखते हैं, ऑफ की स्थिति में अगर ले जाएं, पहले ऑन की स्थिति में रखा तब चुंबकीय सुई में क्या डिफरेंस आया, उसके बाद ऑफ की स्थिति में जब लेकर के आया तब क्या डिफरेंस आया, तो क्या चुंबकीय सुई जो है वो वापस अपनी आरंभिक स्थिति में जैसे पहले थी वहां पे वापस से आ जाती है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए और यह प्रयोग जो है वो क्या संकेत दे रहा है इसे हमें मेनली देखना है।
इस प्रक्रिया ये जो प्रक्रिया की गई थी उसको कई बार दोहराइए, और इस प्रयोग में ये जो प्रयोग है वो हमें क्या संकेत दे रहा है, इसे हमें मेनली देखना है। ठीक है, अब है, हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो कि उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, उसमें विस्थापन हो जाता है, विक्षेपित हो जाती है, हिलती है। और हमने यह भी देखा जब चुंबकीय सुई के निकट रखे जो तार हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। तो दोनों कंडीशन हमने देखी। उसके बाद क्या आप इन दोनों प्रेक्षण में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मेनली एक्सपेरिमेंट का यही मकसद था कि जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी तो चुंबकीय सुई जो है वो यही दर्शाने की कोशिश कर रही है कि इसके द्वारा भी एक चुंबकीय फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही थी जिसके द्वारा जो है चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हो जा रही थी। अब यहाँ पे ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड है, इनकी ये पिक्चर दिखाई गई। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको यहाँ पे देखते हैं। तो अब ये टॉपिक यहाँ पे आता है कि यही जो प्रेक्षण है, इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नामक जो वैज्ञानिक थे उनको आश्चर्यचकित किया कि वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी जो चुंबकीय सुई होती है उसमें विक्षेप होता है, इसमें डिस्टर्बेंस होती है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो हम लोग ने पहले जो है वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोग विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रवाह है उसे हम लोग ने देखा। वास्तव में विद्युत धारा का जो उपयोग है वो चुंबकों के निर्माण में किया जाता है, ये रियलिटी है। क्या आपको ये आश्चर्य नहीं लगता, आश्चर्यजनक नहीं लगता? इसे भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे विद्युत चुंबक को देख लेते हैं कैसे क्या इसका यूज़ होता है। तो क्रियाकलाप में हमें मेनली क्या करना है, लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील लेनी है। लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी यानी कि प्लास्टिक का या कपड़े से ढका हुआ कोई ऐसा इनेमल लेपित कुछ जो है लचीला तार लेना है। ठीक है, कितना? 75 सेंटीमीटर जो है लंबा विद्युत रोधी। इस प्रकार को अब इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेट दीजिए। जो तार हमने लिया है उसको कुंडली के रूप में कील पर लपेट दे। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए यहाँ पे दर्शाएं। एक विद्युत सेल से संयोजित कर लें, जैसे चित्र में दिखाया गया है कि एक विद्युत सेल से संयोजित करके उसका एक परिपथ बना लें। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लगाएं। ये जो पिन, कुछ पिन ले लें जो कि ये जो कील हमने ली है जिसके ऊपर वायर को लपेट रखा है उसकी जो है उसकी या तो निकट लगाएं या फिर उसके सिरे पर लगाएं। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से, जो पिन है वो कील की नोक से चिपक जाती हैं? स्विच ऑफ कीजिए और क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपकी हुई हैं? तो ये दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो परिपथ के रूप में दिखाया गया है कि एक जो है हमने कील ली, कील में वायर जो था उसको लपेट दिया, फिर उसके बाद हमने विद्युत यहाँ पे सेल से जोड़ रखा है इसको, और फिर हमने इसमें जो है चूंकि ऑन की कंडीशन में है तो ऑन की कंडीशन में इसके साइड में कुछ हमने कील रखी थी तो हमने देखा कि वो चिपक गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया कि ऑन की कंडीशन में से जो कील हैं वो चिपक गई हैं, बड़ी वाली जो कील जिसको जो है मतलब कि वायर जो है वो लपेटा हुआ है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम ऑफ की कंडीशन कर लें यानी कि स्विच को जो है ऑफ कर दें तभी भी क्या ये कील जो है वो इसी तरीके से चिपकी रहेंगी? तो आइए उसे देखते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप जो किया गया है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पूरा कुंडली जैसा ही तो शेप था, तो वो किसकी भांति जो है व्यवहार कर रही है? एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व जो है सामान्यतः नष्ट हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा का जब प्रवाह कुंडली में होगा तभी वो एक चुंबक की तरह जो है बिहेव करेगी, और जैसे ही वो प्रवाह खत्म होगा वो जो है विद्युत धारा का यानी कि जो विद्युत धारा के द्वारा जो चुंबकत्व उत्पन्न हो रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की कुंडली को हम विद्युत चुंबक कह सकते हैं। विद्युत के द्वारा जो है जो चुंबक बना है उसको वो कह सकते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है, ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। यानी यह जो विद्युत चुंबक हैं इनको और भी ज़्यादा प्रबल बनाया जा सकता है और ये भारी से भारी जो बोझ हैं उनको उठा सकते हैं। आगे एक स्टेटमेंट है उसे भी देख लें। याद रखिए कि इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाएगा। तो ये जो सेल है, सेल के द्वारा ही तो जो है विद्युत प्रवाहित की जा रही है, तो अगर हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया, परिपथ को ऑन हुआ तो सेल जो है वो दुर्बल हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को हमने पहले भी देखा था, इसे हमें ध्यान रखना है। उसके बाद
जैसे कक्षा 6 में भी हमने ये पढ़ा था कि क्रेन के द्वारा, जैसे चुंबकत्व वाला जो चैप्टर था, क्रेन के द्वारा जो है वो कुछ सामानों को उठाया जा रहा था। तो इस प्रकार के जो क्रेन है उनके एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है, ठीक है, क्योंकि जो विद्युत चुंबक होते हैं उनसे उनको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है, उनसे काफ़ी भारी भारी चीज़ें जो है वो उठाई जा सकती है। तो उनमें क्या लगा होता है, विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़े को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। जैसे कि किसी भी एक्सीडेंटली जो है आंखों में अगर कुछ जो है चला गया चुंबक का या फिर लोहे का कोई जो है कोई पदार्थ चला गया, तो उसको निकालने के लिए डॉक्टर जो यूज़ करते हैं वो जो है छोटे जो वो विद्युत चुंबक होते हैं उनका वो यूज़ करते हैं। बहुत से खिलौने के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं, जैसे कि पेंसिल बॉक्स वगैरह जो होते हैं। हालांकि पेंसिल बॉक्स में तो नॉर्मल जो चुंबक होता है उसका यूज़ किया जाता है। बहुत से ऐसे जो खिलौने होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं तो उनमें भी, या जो सेल के द्वारा चलते हैं तो उनमें भी विद्युत चुंबक लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे विद्युत घंटी है, उसे भी देख लेते हैं। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित है, जो हमारे घरों में लगी रहती है, ठीक है, बाहर जो गेट पे। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए उसे देखते हैं वो कैसे कार्य करती है। तो देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ हम यहाँ पे दर्शाया गया है नीचे चित्र में, उसे हम देखेंगे, उससे और अच्छे से समझ लेंगे। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी होती है। लोहे का एक टुकड़ा लिया जाता है जिसमें तांबे की तार की एक कुंडली बना दी जाती है, उसको कुंडली के रूप में इसको लपेट दिया जाता है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है। विद्युत चुंबक जो होता है उसके निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच लगा होता है, पत्ती के ही समीप। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। उस पेंच के संपर्क में जैसे ही लोहे की पत्ती आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब पूरी जो कुंडली है, परिपथ कंप्लीट हुआ तो कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होगी जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। और तब ये लोहे की जो पत्ती होती है, तब ये जो है कुंडली होगी वो लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा जो हथौड़ा होता है, क्योंकि वो पत्ती के एक सिरे से ही तो जुड़ा हुआ है, वो जो हथौड़ा होता है वो घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को, विद्युत चुंबक जो होता है वो लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है। विद्युत चुंबक जो होता है, जो कि कुंडली जो है बना करके पूरा बनाया गया है, उसको, वो लोहे की जो पत्ती है उसको जब अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। अपनी ओर जब खींचता है तो ये परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? जब विद्युत धारा का जो है प्रवाह समाप्त हो गया है तो कुंडली अब विद्युत चुंबक नहीं बनी हुई है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है, ठीक है। आगे देखने से पहले यहाँ पे जो एक कुंडली का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है कि विद्युत घंटी का जो मॉडल है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो कुंडली का शेप बनाया गया था। और जब ये जो है किसी बैटरी से जुड़ी हुई होती है, यहाँ से जब जुड़ी होती है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और इसके जो यहाँ पे जो पिन है इसका एक सिरा दिया गया है, ठीक है। ये जो पिन है इससे यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, इसके दूसरे सिरे पे एक जो है एक हथौड़े टाइप का हथौड़ा बना हुआ है, ठीक है। वो जो घंटी का जो बेल है उससे जो है जाकर के टकराने लग जाता है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है वैसे ये जो है पूरा जो यहाँ पे सिस्टम बताया गया था वो उसी तरीके। लेकिन इसमें एक रीज़न यहाँ पे ये भी है कि जब ये जो है जो लोहे की जो पत्ती है उससे जब ये अपनी ओर खींचते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो परिपथ है वो टूट जाता है। तो यानी कि बेल बजने के बाद जो है कुंडली है वो चुंबक की तरह बिहेव अब नहीं करेगी क्योंकि परिपथ जो है वो टूट चुका है। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती। अब जब परिपथ टूट चुका है तो ये लोहे की पत्ती को अपनी ओर वापस से नहीं खींचेगी। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर के पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती, फिर वापस से वो अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। फिर जो संपर्क पेंच है उसे फिर से जो है स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से जैसे ही वो स्पर्श करती है फिर परिपथ जो है पूरा हो जाता है। फिर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कुंडली से प्रवाह होती है, मतलब कि विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है और कुंडली जो होती है वो एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगती है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है, ठीक है, और बेल बजने लगती है। यह प्रक्रिया अति शीघ्र ही दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। यानी कि एक एक बार, हर बार जो है परिपथ टूटता है, फिर हर बार परिपथ पूरा होता है और जो है बेल बजती है, ठीक है। तो ये पूरा जो है यहाँ पे दिया गया था कि घंटी का जो विद्युत घंटी है उसका कैसे यूज़ होता है, इसका कार्य करने की पूरी विधि, कार्यविधि जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की। तो ये चैप्टर यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। अभ्यास में जो ज़रूरी क्वेश्चन है उससे हम कंप्लीट कराएंगे, बाकी जो क्वेश्चन है उन्हें पूरा करने की कोशिश करिएगा।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आरेख पूरा यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से ऑन ऑफ होगा। सेकंड वाले में जो है परिपथ हमें तैयार करना है, ठीक है। थर्ड वाले में यहाँ पे दिया गया है कि अगर यहाँ पे भी हमें रेखाएं खींच करके इनका पूरा जो है परिपथ तैयार करना है कि किस तरीके से सेल जोड़ करके आपस में जो है एक बैटरी का रूप लेंगे, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे ये वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें बल्ब दीप्त अगर हो पा रहा है तो क्या यहाँ पे रीज़न बताना है कि किस तरीके से, क्या इसमें यहाँ पे जो पूरा परिपथ दिखाया गया क्या इसमें बल्ब दीप्त होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सेम टर्मिनल अगर आपस में जुड़े हुए हैं, पहली बात तो आपस में जुड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। तो ये परिपथ जो है अधूरा है और इसमें जो है बल्ब प्रदीप्त नहीं होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 जो है इसमें दिया गया विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के अगर प्रभाव देखें तो इसमें एक प्रभाव है तापीय प्रभाव और दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन 8 दिया गया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। इसमें देखिए विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा, विद्युत सेल का जो प्रतीक है उसमें जो लंबी रेखा होती है उसके लंबी रेखा जो होती है वो कौन सा टर्मिनल कहलाती है, वो धन टर्मिनल दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। फिर है बैटरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका जो अवयव होता है, तार का जो हिस्सा होता है, कोई भी टुकड़ा, वो जो है वो लाल रक्त जैसा तप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे फ्यूज कहते हैं। तो ये हो गया रिक्त स्थान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हमें सत्य असत्य बताना है, सही गलत में। तो पहला है दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। तो क्या ये सही है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि सेम टर्मिनल कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। नेक्स्ट है जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघल कर टूट जाता है, ये बात सही कही गई है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि वो चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उन्हीं को ही तो आकर्षित करेगा। फिर नेक्स्ट है विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, विद्युत घंटी जो होती है उसमें विद्युत चुंबक होता है, उसको पूरा तैयार किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पे हम लोग ने क्रेन के द्वारा जो कैसे जो है कचरे के ढेर से मतलब कि जो विद्युत चुंबक का यूज़ करके जो इंस्ट्रूमेंट जो लोहे के जो थे जो कि चुंबक से चुंबकीय पदार्थ जो थे उनको अलग किया गया था, ठीक है। इसे हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। तो ये हो गया, ये पूरा अभ्यास पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो यहीं पे ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।